आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, तकनीकी ज्ञान के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किसमें खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक या अग्रणी बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक। आरबीआई जो है ये एक केंद्रीय बैंक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और आरबीआई में कोई भी व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारत के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। छठा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, पड़िल, चींटीखोर, व्हेल, कटीला चींटीखोर। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंडा देने वाला जो स्तनपायी है ये है कटीला चींटीखोर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल डिस्ट धारा से, एसी और डीसी दोनों से, किसी भी सिग्नल से? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर जो है ना, केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन हमारा, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चारागाह को दक्षिण अमेरिका में पैम्पास कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुत गार्डन नहीं है? हैगिंग गार्डन्स मुंबई, ईडन गार्डन्स कोलकाता, वृंदावन गार्डन्स मैसूर, खुसरो गार्डन्स लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा
वस्तुत गार्डन नहीं है, वस्तुत गार्डन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईडन गार्डन कोलकाता, जो कि एक वस्तुत गार्डन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नयन तारा सहगल, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, बराक ओबामा। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? जल का विद्युत अपघटन, द्रव वायु का प्रवाजी आसवन, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक मिश्रण, विलयन, समघात निकाय, हिमोजीनियस सिस्टम्स। क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक, जो कि मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन देखेगा, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना, पोटेशियम परमैंगनेट। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? सोडियम कार्बोनेट। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? यानी पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल डाटा अथॉरिटी, पर्सनल डाटा एरे। पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, चंदन का वृक्ष। तो ये बनाया गया है, भारत रत्न का जो डिजाइन है ना, पीपल के वृक्ष के जैसा बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छा, भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत कब की गई थी? 2 जनवरी 1954। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, भारत रत्न से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उनको भी जान लीजिए। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि भारत रत्न देने की जो शुरुआत है 2 जनवरी 1954 से की गई थी। अच्छा, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत रत्न पाने वाली महिला कौन थी? सबसे पहली महिला, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। और विदेशी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? नेशनल मंडेला। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो ही गया है। आंसर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा,
अगला प्रश्न हमारा, किस वायसराय के शासन काल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, खालसा पंथ की जो नींव है ना, ये डाली गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। अच्छा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिखों के 10वें गुरु थे, यानी सबसे लास्ट वाले जो गुरु थे इनके, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। शामूगढ़ का युद्ध। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छा, शामूगढ़ का युद्ध हुआ कब था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मई 1658 में शामूगढ़ का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में। ठीक है। देवराई का युद्ध कब हुआ था? 1659 में। देवराई का जो युद्ध हुआ था 1659 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या धरातल? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, धरातल में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन सेंसिंग, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन, रिमोट एक्सेसिंग, अंतरिक्ष शटल। क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन सेंसिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल उत्तल। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अवतल प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? अवतल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। लैन, मैन, वैन, टैन। तो इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं मैन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कोयला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, उदयपुर में, कोटा में, हैदराबाद में। कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णराज सागर जो है ना, ये मैसूर में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1970, 1972, 1980, 1984। दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1972 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो दूरदर्शन की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, अकबर बनाम हुमायूं। कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार, दर्रा। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों दर्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर भारत। झूम कृषि जो है ये कहाँ पर की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों झूम कृषि जो है ना ये उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फटल वर्षा किस कारण से होती है? संवहनी धारा, समुद्री हवाओं, चक्रवातीय गतिविधि, पर्वत से वाष्पित जल का संघनन। फटल वर्षा किस कारण से होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों फटल वर्षा जो है ना चक्रवातीय गतिविधि से होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी है रण ऑफ कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ खंपात, लक्षद्वीप और मालदीव। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों पाक स्टेट जो है ना बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? गोकुला, राजाराम, चूड़ामणि, मदन सिंह। राजाराम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राजाराम, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36वां क्वेश्चन देखेगा, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो मेरे प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या है भाई? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था मेरे प्यारे बच्चों विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेगा, ग्रीन चैनल है एक दूरदर्शन चैनल, आकाशवाणी चैनल, डाक सेवा, टेलीफोन सेवा। ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन चैनल है ये एक डाक सेवा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, शीशा, कैडमियम।
निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो गुजरात राज्य जो है ना, ये बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2004, 2005, 2006 या 2007? किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आरंभ किया गया था वर्ष 2007 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? सतलज, रावी, लूनी, झेलम। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? सतलज नदी का बनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंग, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार जो है ना, ये असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम राज्य में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? बाबा साहेब ठाकरे, एम.जी. रानडे, बी.जी. तिलक, छत्रपति शिवाजी। किसने शुरू करवाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये शुरू करवाया था बी.जी. तिलक ने। और कब शुरू करवाया था? ये शुरू करवाया था 1893 में। ये सन भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, एंजेलो, विची, राफेल। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पिकासो की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एग्लिन ने। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो निर्माण है ना, ये करवाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग, बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार राज्य से। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ से मिली है? सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ से मिली है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद जो है वो वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि खालसा पंथ की जो स्थापना जो है ना, वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है। यहाँ से आपके देखिए हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो पारगम्य कैसे लिखा जाता है? पारगम्य को लिखने का तरीका क्या है? तो पारगम्य ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? खड़ी बोली। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न हमारा है, आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुलोचना, विवाद, समीक्षा, वाद्यता। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों समीक्षा, कह सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आलोचना का पर्यायवाची शब्द आपका टीका टिप्पणी, गुण दोष निरूपण, ये सभी शब्द जो हैं ये आलोचना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है? पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य जो है ना, ये कहलाता है शुद्धोधन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होता है? कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभिजात्य का विलोम शब्द होता है अकुलीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकुलीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए ऑप्शन में कुजात दिया जाए, कुजात, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द कुजात भी होता है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो अभिशंसा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो आप कह सकते हैं अभी हो जाएगा, यानी कि शुरुआत का शब्द, स्टार्टिंग का शब्द अभी, देखिए अभी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का शब्द आप नोट कर लीजिए, अप होगा, अब होगा, अभी होगा या छोटा आ होगा। अवलोकन, तो अवलोकन में अब जो है ना, अब ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होता है? निधन विवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया है कि निर्विवाद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्राप्तांक में समास है अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो प्राप्तांक में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होता है? प्राप्त किए अंक। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। त्रिफिला, त्रिफिला में समास बताइए, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधार। तो त्रिफिला ये संख्यावाची शब्द है, तो जहां पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है द्विगु समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? इंद्रवज्जा, शवैया, कवित, ये सभी। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है, यह आपको बताना था। तो वर्णिक छंद की बात हो रही है, तो देखिए इंद्रवज्जा हुआ आपका, शवैया हुआ, कवित हुआ, यानी ये सभी जो है ना, ये आपके सभी वर्णिक छंद हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा,
कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, शबैया, कवित। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवैया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस या अद्भुत रस? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक दंत में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय या तत्पुरुष? एक दंत में कौन सा समास होता है? तो एक दंत किसको कहा जाता है? भगवान गणेश। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो एक दंत के नाम से भगवान गणेश को जाना जाता है, एक दंत के नाम से। तो भगवान गणेश, तो ये भगवान की संज्ञा में आ जाते हैं भगवान गणेश। नीलकंठ, नीलाकंठ जिनका, ये भी आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा, क्योंकि नीलकंठ यानी भगवान शिव, पीतांबर पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु, दशानन दश आनन है जिनके यानी रावण, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत यानी मेघनाथ, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है? दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, परमेश्वर में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास या बहुप्रिय समास? परमेश्वर में कौन सा समास होगा? परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर बहुप्रिय समास होता है। तो परमेश्वर की संज्ञा किसे दी गई है? भगवान को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजभाषा में समास बताइए। अब राज अलग है, भाषा अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? राजभाषा। या आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि राज की भाषा, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व या तत्पुरुष? तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुपया पैसा में समास बताइए। तो रुपया पैसा में कौन सा समास होगा? तो बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा। तो जहाँ पर बीच में अगर योजक चिन्ह होता है इस प्रकार का, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वर्गवासी में समास बताइए। अब स्वर्ग अलग है, वासी अलग है, यानी स्वर्ग में वासी ये भी कह सकते हैं। तो स्वर्ग अलग है, वासी, दोनों को जोड़ दिएगा, नया शब्द क्या बना? स्वर्गवासी बन गया पूरा शब्द। तो मैंने आपको क्या बताया? स्वर्ग का वासी ये भी कह सकते, कर्ता ने कर्म को का, स्वर्ग का वासी। तो कौन सा समास? तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या कर्मधार होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? अध्ययन में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले आप इसे तोड़ लीजिए, ठीक है, संधि कर लीजिए इसकी। तो जब आप इसकी संधि करेंगे तो संधि क्या होती है? अधिधन, अधिधन अयन कह सकते हैं आप लोग, अधिधन अयन, ठीक है। इसको तो मान लेगा छोटी ई, इसको मान लीजिएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? या बना। तो नियम के अनुसार या किस में आता है? नियम के अनुसार या किस में आता है? यण संधि में आता है। तो बच्चा भी बता देगा, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको तो मान लेगा छोटी ई, इसको मान लेगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना?
तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर बना जाके या। तो नियम के अनुसार या किस में आता है, या किस में आता है, या आता है यण संधि में। तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि प्रत्येक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। अक, अकड़, आड़ी, आऊ। टिकाऊ, आऊ, आऊ। तो मैं आपको क्या बताया था कि शुरुआत का शब्द जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो टिकाऊ, आऊ, आऊ, आऊ कहां पर है, तो आऊ ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कह सकते हैं आप लोग आओ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, आकू, आक, अक या अक्कड़। तैराक, तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वाला सा तैराक, आक, आक। तो आक कहाँ पर है, आक ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो त्रिधनकार ये हो जाएगा। जब आप इसकी संधि करेंगे, जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसकी संधि ये बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिएगा कि तिरस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होता है, शंकर का संधि विच्छेद होता है शम धन कर। क्या होता है, शम धन कर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शंकर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो शंकर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों वी धन अर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे कि इसको तो मान लेगा छोटी ई और इसको मान लेगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, या बन गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्यर्थ में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्फल किस प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण स्वर संधि। तो निष्फल में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तोड़ दीजिए पहले। निस धन फल, संधि करने पर ये इसकी संधि हो जाएगी। पूछ क्या रहे कि इसमें संधि का नाम क्या होगा, इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्यारे बच्चों, छंदमाला ये किसकी रचना है, देव कवि, भिखारी दास, केशव दास, मतीराम। छंदमाला किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों छंदमाला जो है ना ये केशव दास की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गिराना किस प्रकार की क्रिया है, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, तो आप कह सकते हैं कि गिराना जो है ना ये एक प्रणार्थक क्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, अति विशिष्ट, सामान्य, असाधारण, असामान्य। विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द होता है सामान्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा, साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, आकार, निराकार, प्रकार या विकार। साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, साकार का विपरीत अर्थक शब्द होता है निराकार। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 84 से 85 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसकी पहचान करनी है। अब इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो
तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाता है इस लड़की ने दही गिरा दिया। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसू से आंचल भीग गई, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि आंसुओं से आंचल भीग गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, भविष्यवक्ता, अतीत, पुरातन। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप भावी कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गजानन भी है, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। कौन सा गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आप डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं गोविंद, गोविंद जो है ना ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विनायक हुआ, विघ्नेश हुआ, गजानन हुआ, ये सभी शब्द गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है तो ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिया विशेषण उपवाक्य कह सकते हैं आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना, अपना उल्लू सीधा करना। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्वावलंबी होना अपने पैरों पर खड़ा होना। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अनाचार, अनुस्वार, अनहद, अन्य। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अनु उपसर्ग से निर्मित जो शब्द हो जाएगा उसको वो हो जाएगा अनुस्वार। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी अनुस्वार। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? उन्नति पतन, मूर्त अमूर्त, वक्तृजु, अपेक्षा अनिच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? अपेक्षा अनिच्छा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप इसे कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं दत्तचित्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। अब इसमें देखिए प्रत्येक एक लड़का हो सकता है, चिड़िया कई हो सकती हैं, दर्शन भी कई लोग करने के लिए आ सकते हैं, साधुओं की भी संख्या कोई अनगिनत नहीं हो सकती है, लेकिन जो प्रत्येक है ये बहुवचन प्रयोग में नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? मोहन जा रहा है, क्योंकि मोहन जा रहा है ना, करंट में जा रहा है, इसलिए क्रिया वर्तमान काल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रवेशण, क्रिया विशेषण। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा शब्द कैसा शब्द है? तो आप कह सकते हैं ये विशेषण शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय या सरलाभ। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा होगा? तो आप इसे सरलता कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी भाषा के बोलने तथा
लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य या परिष्करण। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेगा, गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव या बहुप्रिय। तो आप कह सकते हैं कि गगन रूपी, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? गगन रूपी आगत कह सकते हैं आप लोग। गगनाचल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ए, ओ, औ, बड़ा आ। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो संयुक्त स्वर होते हैं ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ए हो गया जैसे कि, आय हो गया, ओ हो गया जैसे कि, औ हो गया, और इस प्रकार से री हो गया। ठीक है, ये आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें पूछ क्या कि संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग कि 5 पूरे हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो बड़ा आ जो है ना, बड़ा आ, ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।